नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज मैं 3 मई 2020 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करूंगा, जो कि बहुत ही संडे स्पेशल आप कह सकते हैं। रविवार के दिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में सभी खबरें होती हैं लगभग, और यह आज के दिन का समाचार पत्र कभी भी आप लोग मिस न करें। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हमने इसीलिए लगभग सारी खबरें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित ही ली हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ये पहली खबर है, पेज नंबर 11 पे आई हुई खबर है, यूजिंग ह्यूमन स्वेट एज डायग्नोस्टिक टूल एंड सोर्स ऑफ पावर। नैदानिक उपकरण और शक्ति के स्रोत के रूप में मानव पसीने का उपयोग किया जा सकता है। ह्यूमन स्वेट, जिसे पसीना कहते हैं। तो अब एक हालिया जो है सफलता मिली है 6 सेंसर जांच के साथ ई स्किन पैच में लाती हैं। तो अब ई स्किन क्या है, इसमें महत्वपूर्ण शब्द आया है। फिर स्वेट क्या है, यानी पसीने में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। तो यहां पर इनकी ही हम चर्चा करेंगे। पूरे खबर में सबसे महत्व क्यों हो जाता है कि स्वेट में क्या क्या होता है, इसका क्या लाभ है। तो शुरुआती दिनों को अगर याद किया जाए तो मरीज का इलाज करने के लिए परिवार के चिकित्सक को घर बुलाया जाता था, और देखते थे आप, चिकित्सक हाथ पकड़ता था और माथे पर हाथ रखता था और आपको दवा दे देता था बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के चेक किए हुए। तो त्वचा एक सामान्य से अधिक अगर गर्म लगती है तो इसका मतलब है आपको बुखार है। यदि यह सामान्य से अधिक, तो इस तरह से वह डॉक्टर आपको देख करके दवाएं दे देता था कि ये त्वचा जो पसीना है, पसीने की इसमें क्या भूमिका है। तो इन सब में सूचना सक्रिय शरीर के जो तरल पदार्थ अर्थात पसीने को नजरअंदाज कर दिया जाता है या किसी अन्य मूल के अक्रियवाहक के रूप में माना जाता है। हमारे शरीर में पसीना तरल भूमिका यानी तरल पदार्थ की भूमिका और इसमें मौजूद रसायन हाल ही में तेजी से समझ और उपयोग इसके किए जा रहे हैं। पसीना हमारी त्वचा के चारों ओर वितरित 3 प्रकार की ग्रंथियों से निकलता है। पानी और पदार्थों का स्रावित करता है, जो हमारे शरीर को 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के इष्टतम तापमान पर रखने में मदद करता है। तो देखा आपने, पसीना क्या करता है, हमारे मस्तिष्क में तापमान संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाओं, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं, होती हैं, जो शरीर की तापमान और शारीरिक तथा चयापचय गतिविधि के आधार पर द्रव को जारी करने में पसीने की ग्रंथियों को नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार पसीना हमारे शरीर का क्या है, एक थर्मोरेगुलेटर है। तो क्या कह सकते हैं, यानी आवर ब्रेन हैज टेम्परेचर सेंसिटिव नर्व सेल्स, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं, विच कंट्रोल द स्वेट ग्लैंड्स in releasing the fluid depending on the temperature and physical and metabolic activity of the body. Sweat is thus our body thermoregulator. तो समझ रहे हैं ना, स्वेट को हम क्या कह सकते हैं, स्वेट इज दस आवर बॉडी इज थर्मोरेगुलेटर। इसका मतलब क्या समझे कि यह शरीर का एक थर्मोरेगुलेटर है यह पसीना। तो अब पसीने में क्या होता है, यानी व्हाट डज स्वीट कैन कंटेन, यानी पसीने में क्या होता है। तो इसमें कह सकते हैं कि इट इज 99% ऑफ वाटर कंटेनिंग सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयन, अमोनियम आयंस, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज एंड अदर माइनर कंपोनेंट्स। यानी यह सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन, अमोनियम आयन, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज और अन्य मामूली घटकों से युक्त 99% क्या है, पानी है। तो एक रोगी में पसीने के तरल पदार्थ का विश्लेषण, उसकी तुलना एक इंडिविजुअल सामान्य व्यक्ति से की जाती है। इस प्रकार यह जो है नैदानिक मूल्य का होगा बस उतना, यानी उदाहरण के लिए जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक बीमारी में पसीने में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की मात्रा, आयनों का अनुपात एक सामान्य व्यक्ति से अलग होगा। इसी तरह से एक डायबिटिक पर्सन के पसीने में
आप देखोगे तो ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक होगी, लेकिन समस्या त्वचा से उपलब्ध पसीने की मात्रा से है। तो यहां पर एक पॉइंट और भी है कि ई त्वचा पर आधारित निदान यानी इलेक्ट्रॉनिक त्वचा क्या है, इसका क्या महत्व है। तो यह आधुनिक दिन की तकनीक मूल्य बन गई है ई त्वचा, यानी अब जब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक और ई स्किन पैच दोनों उपलब्ध हैं, तो वैज्ञानिकों ने पसीने में कुछ चुने हुए घटक के वास्तविक समय के माप के लिए उनका उपयोग किया है, ताकि पैच का पता लगाने और मापने के लिए उपयुक्त सेंसर जांच सेंसर का उपयोग किया जा सके। लेकिन क्या यह बहुत बेहतर नहीं होगा अगर हम ई स्किन पैच को एक या कई घटकों के साथ नहीं बल्कि प्रोब के साथ लोड किया जाए, तो हम कितने ही घटकों को माप सकते हैं। तो यह जो है ई स्किन क्या है, यानी बिजली आपूर्ति के रूप में भी पसीना कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके जांच और सेंसर को बाहरी रूप में संचालित करने की आवश्यकता होती है। तो यह जो है कह सकते हैं कि बाहरी ऊर्जा के स्रोत के साथ यह एक महत्वपूर्ण है। और अंत में कोविड-19 दिनों में यह जानना अच्छा है कि पसीना किसी भी रोगजनक यानी बैक्टीरिया या वायरस को नहीं ले जाता है। इसके विपरीत यह एक जर्म किलर प्रोटीन ले जाता है जिसे डर्मसीडिन कहते हैं, याद रखिएगा। एक चमत्कार, अगर डर्मसीडिन या इसका संशोधन एंटीवायरल हो सकता है। तो यह जो है काफी महत्वपूर्ण है। और यहां पर एक टर्म आया है ई स्किन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्किन। यह जो है सिलिकॉन की बनी होती है, याद रखेंगे, सिलिकॉन की बना हुआ एक स्किन है जो कि पर्यावरण के हीट और प्रेशर के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। इसका लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें लेडीज लाइट भी होती हैं जो आउटर एनवायरनमेंट को सेंस करके ग्लो होता है। सिर्फ यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक स्किन एक कंडक्टिव मटेरियल भी है। यहां पर आप देख सकते हैं, इसको लगाकर देखा जा रहा है। इसको बनाने में खुद से हिल होने वाले पॉलीमर और इनऑर्गेनिक नॉन कंडक्टिव पॉलीमर का यूज किया जाता है। इसमें काफी सारे सेंसर लगे होते हैं जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। इसका इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन रिसर्चर्स की माने तो ई स्किन का इस्तेमाल ज्यादातर मेडिकल फील्ड में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे मानव स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और बॉडी पर अच्छे से अटैच भी हो जाता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्किन एक रिसाइकिल होने वाला प्रोडक्ट भी है। सभी प्रोडक्ट की तरह इलेक्ट्रॉनिक स्किन की भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। तो जैसे इसके एडवांटेज क्या है, तो यह रोबोट को सेंसिटिव बना सकता है क्योंकि यह आउटर एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है। यह शरीर के जैसे इंपल्स और जनरेट कर सकता है क्योंकि इसमें काफी सारे सेंसर लगे होते हैं। यह मेडिकल फील्ड में काफी मददगार साबित हो सकता है क्योंकि किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद शरीर को एडजस्ट करने में मदद करता है। लेकिन इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, उसकी भी थोड़ी चर्चा कर देता हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्किन की देखभाल करना काफी महंगा है। वैसे ये अभी टेस्टिंग मोड में है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो यह प्रोडक्ट तैयार होने के बाद काफी महंगा कीमत पर मिलेगा। इसलिए स्टार्टिंग में इसको सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ई स्किन और स्वेट में क्या क्या कंटेन होता है, ये आपके प्रीलिम विशेष खबर हो सकती है। इसी संबंधित प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक स्किन सिलिकॉन से बना हुआ एक स्किन है जो कि पर्यावरण के हीट और प्रेशर के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। ये कथन एकदम सत्य है। पसीने में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन, अमोनियम आयन, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज और अन्य मामूली घटकों से युक्त 99% पानी है। ये एकदम सत्य है, अतः आंसर सी होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। दूसरी भी वैज्ञानिक जगत से ही खबर है, पेज नंबर 11 से ही लिया है। डेड फ्रेगमेंट ऑफ नोवेल कोरोना वायरस लेड टू फॉल्स पॉजिटिव इन रिकवर्ड पेशेंट्स। यानी आप देख रहे हैं कि जो रोगी ठीक हो रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है तो उनमें फिर से सकारात्मक जो है कोरोना वायरस के संकेत पाए जा रहे हैं। और यह दक्षिण कोरिया में इस तरह का आप देख सकते हैं कि ये डेड फ्रेगमेंट्स जो है बचे रहते हैं। यानी दिस एड्रेसेस द कंसर्न ऑफ रीइंफेक्शन और रीएक्टिवेशन इन पीपुल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19।
यानी कोविड 19 से जिनको मतलब छुट्टी मिल चुकी थी, फिर से अगर उनका टेस्ट किया गया तो उनमें कोविड का प्रसार देखने को मिला, पॉजिटिव मामले देखने को मिले। या उन लोगों में पुनर्निरीक्षण एवं पुनर्संक्रियन की चिंता को संबोधित करता है जो कि कोविड 19 से उबर चुके हैं। अप्रैल की शुरुआत में दक्षिण कोरिया ने घोषणा की कि कोविड 19 के रूप में घोषित रोगियों को एक बार फिर से सकारात्मक परीक्षण किया गया है। तो यह पुनर्संरचना या संक्रियन, इसे क्या कहेंगे, री इन्फेक्शन एवं रीएक्टिवेशन जो का मामला हो सकता है, जहां वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया और एक बार फिर से शुरू हो सकता है। तो इस तरह से दक्षिण कोरिया ने 263 मामलों की जानकारी दी। चीन ने भी ऐसे मामलों की पुष्टि की है। तो अब यहां पर कॉज ऑफ कंसर्न क्या है, यानी इसकी चिंता क्या है, इसका कारण क्या है चिंता का। तो यह खबर ना तो चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि इसमें संक्रमण के जवाब में विकसित एंटीबॉडीज द्वारा बरामद किए गए लोगों की सुरक्षा और प्रतिरक्षा की कम अवधि के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है। यानी यदि प्राकृतिक संक्रमण केवल सुरक्षा की छोटी अवधि दिखाता है, तो इसने सुरक्षा की अवधि के बारे में चिंता जताई, जो कि टीके की पेशकश कर सकते हैं। तो इस तरह से दक्षिण कोरिया में संक्रामक रोग विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि मृत लोगों में अभी भी मौजूद मृत वायरस के अवशेष पूरी तरह से ठीक होने के हफ्ते बाद भी नोवेल कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करने के लिए 260 से अधिक लोगों की संख्या का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस तरह से यह जो है यह चिंताजनक बात है। और इसका जो है लिटिल रीजन यानी छोटा कारण, कोरिया के हेराल्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरते लोग नियंत्रण के लिए केंद्रीय क्लिनिकल कमेटी का नेतृत्व करने वाले ओह मायूंग डॉन ने कहा है कि कमेटी के सदस्यों को यह मानने का बहुत कम कारण है कि उन मामलों में कोविड 19 की पुनर्संरचना या प्रतिक्रिया हो सकती है। नमूनों के परिणाम के उपयोग किए जाने वाला RT-PCR परीक्षण से पहले वायरस की आनुवांशिक सामग्री को बढ़ाता है। तो इस तरह से आणविक परीक्षण जो कह सकते हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डेड एंड लाइव जेनेटिक फ्रेगमेंट्स, यानी मृत और जीवित आनुवांशिक अवशेषों के बीच अंतर नहीं कर सकता है और इसलिए यह पता नहीं लगा सकता है यह मॉलिक्यूल टेस्ट कि यह वायरस जीवित है या नहीं। तो इस तरह से कोरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी KCDC के डायरेक्टर का कहना है कि अभी इस बात के कोई संकेत नहीं है कि जो मरीज पॉजिटिव हैं वे संक्रामक हैं। हालांकि उनमें से 44% लोगों को, याद रखेंगे, में हल्के लक्षण दिखाई दिए हैं। तो फिलहाल आगे माध्यमिक या तृतीयक संचरण का कोई खतरा नहीं है। तो यह फैमिली ऑफ केसेस, परिवारों के जो मामले आ रहे हैं, तो KCDC ने यानी कोरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक ही परिवार से 3 मामलों की जांच की थी, जहां रोगियों के ठीक होने के बाद पॉजिटिव जो है टेस्ट जो सकारात्मक परीक्षण किया था, लेकिन वैज्ञानिक वायरस को विकसित करने में असमर्थ थे। तो वायरस का संवर्धन आमतौर पर टीकों के परीक्षण और उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी द KCDC had investigated 3 cases from the same family where patient test positive after recovering. सोचिए, ठीक होने के बाद भी सकारात्मक, but scientists were unable to grow the virus. तो culturing the virus is typically done for testing and producing vaccine. तो यह जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण, लेकिन यह कह सकते हैं कि यह खबर यह फिर से यानी पुनर्विकसित हो सकता है। कोविड 19 ठीक होने के बाद भी जो है सुरक्षित रहने की आवश्यकता है रोगियों को। अगली बातें हैं खबर, ये भी विज्ञान से संबंधित है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी वायरल इनहिबिट्स novel coronavirus. There was a dose-dependent reduction in novel coronavirus infection in human airways epithelial cell culture. यानी इसको क्या कहेंगे कि इपिथेलियल सेल कल्चर में नोवेल कोरोना वायरस में जो खुराक पर निर्भर में कमी थी, यानी यह कह रहा है ना कि
ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल कोरोना वायरस को रोकता है। यानी यहां पर आप देख रहे हैं, कह रहा है ना कि ह्यूमन एयरवेज यानी मानव के जो इथेलियल सेल कल्चर में यह पता किया गया है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर एंटीवायरल का प्रयोग किया जाए तो कोरोना वायरस पर कंट्रोल किया जा सकता है। यानी विशिष्ट हस्तक्षेप की कमी होने पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल उपयोगी हो सकते हैं। यानी जूनोटिक संक्रमणों के लिए व्यापक स्पेक्ट्रम यानी उभरते जो जूनोटिक यानी जो जानवरों से मनुष्य में पहुंच रहे हैं संक्रमणों के व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीवायरल विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब विशिष्ट हस्तक्षेप अभी तक मौजूद नहीं है। तो शोधकर्ताओं ने पाया है कि एक राइबो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग यानी बीटा DN4 हाइड्रोक्सीसिटिडीन या उसे हम NHC भी कहते हैं। यह देख रहे हैं ना NHC बीटा DN4 हाइड्रोक्सीसिटिडीन और NHC that has previously shown to be effective against influenza and Ebola, यानी इन दोनों में भी इफेक्टिव रहा है। हाँ, याद रखेंगे इन्फ्लुएंजा के खिलाफ प्रभावी दिखाया गया, इबोला में भी कोरोना वायरस के खिलाफ यह बहुत अच्छे से जो है सक्रिय रहा। तो जिसमें वर्तमान में महामारी के कारण नोवेल कोरोना वायरस शामिल हैं। तो इस दवा को सॉर्स, मर्स और SARS-CoV-2 के खिलाफ सेल लाइनों और प्राथमिक मानव वायुमार्ग उपकला कल्चर दो यानी एपिथेलियल सेल कल्चर दोनों में प्रभावी पाया गया है। तो यह तीन निकट से संबंधित कोरोना वायरस के खिलाफ यह प्रभावित थे जो कि अनुकूलन के दौर से गुजर रहे बिना मानव कोशिकाओं में प्रतिकृत बनाने में सक्षम थे, जो कि चमगादड़ से मनुष्यों को संभावित प्रत्यक्ष संचरण का सुझाव देते हैं। यानी कह सकते हैं कि इट वॉज ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट 3 क्लोजली रिलेटेड बैड कोरोना वायरस दैट वर capable of replicating in human cells without undergoing any adoption, suggesting potential direction transmission from bats to human यानी जूनोटिक। तो यह जो है इन विट्रो जो है ये आपका एनालिसिस क्या है, इन विट्रो एनालिसिस। तो NHC दवा 3 कोरोना वायरस याद रखेंगे सॉर्स, मर्स एंड कोरोना वायरस के खिलाफ अत्यधिक सक्रिय है। हालांकि यह मानव कोशिकाओं के लिए विषाक्त नहीं था। मानव जो है ह्यूमन एयरवेज एपिथेलियल सेल्स कल्चर में सॉर्स, मर्स और नोवेल कोरोना वायरस संक्रामक वायरस उत्पादन में खुराक पर निर्भर कमी थी। यानी साइंस ट्रांसनेशनल मेडिसिन में प्रकाशित एक पेपर में उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के जो है नेतृत्व में टीम ने पाया कि NHC की एंटीवायरल गतिविधि वायरल जीनोमिक RNA में, याद रखेंगे RNA में वृद्धि हुई उत्परिवर्तन दर से उत्पन्न होती है। यानी MERS यानी मर्स के मामले में NHC के 1 माइक्रोमोलर के साथ उपचार में त्रुटि दर में 3 गुना वृद्धि और वायरस टिटर में 138 गुना की कमी हुई है। तो जब NHC की रास का उपयोग 10 माइक्रोमीटर तक बढ़ा दिया गया था तो त्रुटि दर 6 गुना बढ़ गई और वायरस टिटर की कमी यानी 26,000 गुना बढ़ गई। तो इस प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए जो उत्परिवर्तन दर को बढ़ाती है, ऐसा कहना है कि NHC को RNA संश्लेषण के दौरान शामिल किया जाता है और फिर बाद में गलत उत्परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट परीक्षण जो है प्रोड्रग्ड, ठीक है। तो प्रोड्रग टेस्टेड में क्या होता है, इन परिणामों से उत्साहित होकर शोधकर्ताओं ने मनुष्यों और गैर मानव प्राइमेट्स और बेहतर फार्माकोकाइनेटिक्स में मौखिक रूप से जैव उपलब्धता में सुधार के लिए डिजाइन किए गए NHC के एक मौखिक रूप से जैव उपलब्ध प्रोड्रग का परीक्षण किया। तो 2002 में SARS कोरोना वायरस का उपयोग करके इन वेट्रो परीक्षण किया गया था। तो फेफड़े के रक्तस्राव में काफी कमी आई थी और इस तरह से SARS कोरोना वायरस के फेफड़ों के टिटर में खुराक पर निर्भर कमी आई थी। तो उन्होंने ये पाया कि प्रोफाइलियोट्रिक
के रूप में दिए गए प्रलेख को अत्यधिक एंटीवायरल कहा गया है। EIDD, ये याद रखिएगा, EIDD यहां पर दिया गया है। द डाटा प्रोवाइडेड इन दिस मैन्युस्क्रिप्ट RNA सजेस्ट दैट EIDD, याद रखेंगे इसको, EIDD 2801 should be quickly evaluated in primate model of human disease using immediate model for MERS-CoV and SARS-CoV-2 pathogenesis are newly described cynomolgus and rhesus macaque model for SARS-CoV-2 यानी कोविड-19। तो यह जो है EIDD 2801 को MER यानी मार्स कोविड एंड सॉर्स कोविड-2 रोग जनन के लिए तत्काल मॉडल या सार्स कोविड-2 के लिए नए वर्णित सेंथोमोलस और रीसस मैकेक मॉडल के लिए तत्काल मॉडल का उपयोग करके मानव रोग के अंतरंग मॉडल में जल्दी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो यह जो है अदर वायरसेस और भी जो है हमारे डेटा NSC प्रोडक्ट के निरंतर विकास को एक शक्तिशाली व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीवायरल के रूप में समर्थन करता है, जो भविष्य के समकालीन नए और उभरते हुए कोविड संक्रमणों के इलाज में उपयोगी हो सकता है। पेज नंबर 11 पे ही है, ए प्रोटोकॉल फॉर पूल्ड RT-PCR। पूल्ड RT-PCR यानी कोविड-19 के RT-PCR परीक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल। और याद रखेंगे आगे का भी जो FAQ में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, इसमें भी, इस खबर में भी हम बताएंगे आपको। तो एल्गोरिथ्म परीक्षणों की, द एल्गोरिथ्म रिकंस्ट्रक्ट्स द इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ पॉजिटिव्स, नेगेटिव एंड देयर वायरल लोड फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द टेस्ट। यानी एल्गोरिथ्म परीक्षणों की रीडिंग से सकारात्मक, नकारात्मक और उनके वायरल लोड की व्यक्तिगत सूची का पुनर्निर्माण करता है। तो पूल किए गए परीक्षणों में यानी पूल्ड टेस्ट, पूलिंग ऑफ सैंपल्स इज वन वे ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टेस्ट किट यूज्ड एंड इंक्रीज टेस्टिंग कैपेसिटी। तो यानी नमूनों की पूलिंग का उपयोग किए गए परीक्षण किटों की संख्या को कम करने और परीक्षण क्षमता बढ़ाने का एक तरीका है। तो IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक एल्गोरिथ्म विकसित किया है, ये याद रखिएगा, जिसका उपयोग कोविड-19 के लिए नमूनों के परीक्षण के संचालन में मदद किया जा सकता है। तो यह महत्वपूर्ण खबर है, इसे याद रखेंगे। इस प्रोटोकॉल को मान्य करने के लिए टेपेस्ट्री पूलिंग के रूप में जाना जाता है। सिंथेटिक RNA और DNA अंशों का उपयोग करते हुए इन विट्रो प्रयोगों में NCBS और INSTEM बेंगलुरु द्वारा इसका किया गया है। WYSS वाइस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग US और नैदानिक नमूनों का उपयोग करके सत्यापन इस पे चल रहा है। तो जैसे आप देखिए ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो DNA से RNA में, अब जो है RNA से DNA में क्या होता है, तो उसी को RT कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो RNA से DNA में अब जैसे यहाँ पे करेंगे तो ये रिवर्स, इसको RT कहेंगे, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसको RT कहते हैं। तो इस तरह से जो है यह प्रयोग होता है और यह कोविड-19 महामारी के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। लोगों का जो टेस्ट, जो परीक्षण है, सकारात्मक परीक्षण करते हैं, उन्हें और तेजी से बढ़ाना है। अब तक भारत में परीक्षण केवल यात्रा के इतिहास वाले यानी ट्रेवल हिस्ट्री जिसकी रही है और उनके संपर्कों में जो हर्ड इम्यूनिटी यानी जो लोग इकट्ठा लोग मिले उन्हीं को जो है टेस्ट किया गया। तो यह एक बड़ी आबादी का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त परीक्षण किट की कमी के कारण है। तो इस संदर्भ में नमूनों की पूलिंग परीक्षण किट की संख्या को कम करने का एक तरीका है। तो अब इसमें पूलिंग में क्या होता है, सैंपल्स कम से कम 5 लोगों के लिए जाएंगे, तो इस तरह से एक एक करके फिर उनको अलग किया जाएगा। तो यह जो है परीक्षण किए जाएंगे, इसमें बहुत पूल्ड टेस्ट जिसको कहते हैं,
तो जो ये जो है तो ये काफी हेल्प करेगा। तो प्रोटोकॉल फॉर पूल्ड RT-PCR टेस्टिंग, तो यह जो है ज्यादा संख्या में, और इससे पता चलेगा नमूनों का। तो ये VYOM स्मार्ट टेस्टिंग नाम का ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसे शॉप 101 द्वारा विकसित किया गया था। इसमें उपयोगकर्ता को परीक्षण करने के तरीके के बारे में बताता है। तो तकनीशियन कितने नमूनों को दर्ज करना चाहता है या जो ये परीक्षण करना चाहते हैं, और व्यापकता दर, तो उन्हें एक पूलिंग मैट्रिक्स दिया जाता है। नमूने इस पूलिंग मैट्रिक्स के अनुसार हैं। तो तालिकाओं का परीक्षण किया जाता है और परीक्षणों से मात्रात्मक जो उसमें एल्गोरिथम में दर्ज किया जाता है, जो सकारात्मक, नकारात्मक और उनके वायरल लोड की सूची फिर से संगठित की जाती है। तो IIT बॉम्बे के जो है कहते हैं, तो अभी तक संकेतों की सहकर्मी मतलब समीक्षा नहीं की गई है। प्रोटोकॉल के वर्तमान संस्करण में नमूनों की संख्या निर्धारित है। जैसे उदाहरण के लिए 40 नमूनों का परीक्षण, 16 RT-PCR परीक्षणों में 3 पॉजिटिव पाए गए। सोचिए, तो इस तरह से किया जा सकता है और यह 961 नमूनों तक जा सकता है, जिन्हें 93 PC या देख रही है RT-PCR परीक्षणों में 10 पॉजिटिव टेस्ट परीक्षण किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है यह टेस्ट पूलिंग याद रखेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रोटोकॉल में एक तथाकथित कह सकते हैं यह ग्रेसफुल फेलियर जो मोड है, ग्रेसफुल फेलियर मोड यानी जो विफलता कोड मोड है, तो इसमें जो है द प्रोटोकॉल ऑल्सो है जो सो कॉल्ड ग्रेसफुल फेलियर मोड, यानी प्रोटोकॉल में एक तथाकथित कह सकते हैं कि सुंदर विफलता मोड भी है। यह बैच में वास्तविक प्रचलन दर का अनुमान लगाता है और यदि यह अनुमानित प्रचलन की तुलना में बहुत अधिक है, ताकि एल्गोरिथ्म सभी सकारात्मक को पहचानने में सक्षम नहीं है। तो ये जो है इसी पर आधारित प्रश्न है कि IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक एल्गोरिथ्म विकसित किया है जिसका उपयोग कोविड-19 के नमूनों के परीक्षण के संचालन में मदद करने के लिए किया जा सकता है। एकदम सत्य है। VYOM स्मार्ट टेस्टिंग नाम का एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिसे शॉप 101 के द्वारा विकसित किया गया है, उपयोगकर्ता को परीक्षण करने के तरीके के बारे में ये बताएगा। तो ये भी कथन सत्य है, तो आंसर सी होगा। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 11 पे ही आई है NIAB डेवलप्स पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्शन किट, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद। यह जो है कहाँ है? हैदराबाद में है। तो इसने जो है जो बनाया है एक किट तैयार किया है, डिटेक्शन किट विकसित किया है, और इस डिवाइस को 30 सेकंड के भीतर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सोचिए 30 सेकंड के भीतर मानव लार जो सलाइवा होता है ना उससे पता करेंगे। तो 20 माइक्रोलीटर मानव सलाइवा से नोवेल कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगाया जा सकता है। तो यह जो है काफी महत्वपूर्ण है। यह इसका नाम याद रखिएगा ECOVSENS, ECOVSENS याद रखिएगा नाम का यह नया पोर्टेबल डिवाइस है। नमूने के लिए सिर्फ 20 माइक्रोलीटर का उपयोग करके 30 सेकंड के भीतर मानव का जो सलाइवा होता है, लार होता है, में नोवेल कोरोना वायरस एंटीजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। घर में निर्मित बायो सेंसर में एक कार्बन इलेक्ट्रोड और कोरोना वायरस एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी वायरस की बाहरी परत पर पाए जाने वाले स्पाइक प्रोटीन के साथ बंधन करने में यह सक्षम है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी बांधने में एक विद्युत यानी सेंसर यानी इलेक्ट्रिक सेंसर उत्पन्न होता है। डिवाइस में विद्युत घटक इस संकेत को और बढ़ाते हैं और इसे संसाधित करते हैं। इसे LCD डिस्प्ले पर डिजिटल रीडिंग में परिवर्तित करते हैं। डिवाइस को ब्लूटूथ और अध्ययन के माध्यम से कंप्यूटर या सेल फोन से भी जोड़ा जा सकता है। सिग्नल की तीव्रता नमूने में एंटीजन की सांद्रता की अनुपात में भी, तो ये बहुत ही अच्छा, यानी NIAB ने यह ह्यूमन सलाइवा से 30 सेकंड के अंदर पता कर सकेगा कि इसको कोरोना वायरस है या नहीं। इससे संबंधित प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्ट किट विकसित किया है। कथन सत्य है। ECOVSENS याद रखिएगा, ECOVSENS नाम का नया पोर्टेबल डिवाइस नमूने के सिर्फ 20 माइक्रोलीटर का उपयोग करके 30 सेकंड के भीतर मानव लार यानी सलाइवा में
कोरोना वायरस एंटीजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी कथन सत्य था, आंसर सी होगा। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 9 पे आई हुई खबर है, ड्रग अप्रूव्ड फॉर यूज इन इमरजेंसी, यानी अमेरिकन अथॉरिटीज हैव अप्रूव्ड एन एक्सपेरिमेंटल ड्रग फॉर इमरजेंसी यूज ऑन कोरोना वायरस पेशेंट एज मोर यूएस स्टेट इज पैंडेमिक लॉकडाउन डिस्पाइट अनदर स्पाइक इन डेथ फ्रॉम द डिजीज, यानी आपात स्थिति में उपयोग के लिए जो है दवा को अनुमोदित किया गया, ड्रग को। तो अमेरिकी अधिकारियों ने कोरोना वायरस रोगियों पर आपातकालीन उपयोग के लिए एक प्रायोगिक दवा को मंजूरी दे दी है, क्योंकि अधिक अमेरिकी राज्यों ने बीमारी से होने वाली मौतों में एक और स्पाइक के बावजूद महामारी लॉकडाउन को कम कर दिया है। तो वैश्विक व्यवहार में उपचार में कोरोना वायरस के लिए एक टीका खोजने का नवीनतम कदम है रेमडेसिविर। याद रखिएगा, रेमडेसिविर यह जो है ड्रग है, इसको हरी बत्ती मिल गई है। यह एक एंटीवायरल दवा है जिसे शुरू में इबोला के इलाज के लिए विकसित किया गया था। तो परीक्षण के बाद इसमें पाया गया कि इसे गंभीर कोविड-19 रोगियों में रिकवरी को यह बढ़ावा दे सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रयोगात्मक दवा रेमडेसिविर को कोविड-19 के खिलाफ अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए अधिकृत किया गया है। गिलियड साइंसेज ने कुछ कोरोना वायरस रोगियों पर इसका परीक्षण भी किया, जिनमें कम समय में रिकवरी दिखने को मिली है। तो यह पहली बार है जब किसी भी दवा ने इस रोग के खिलाफ सकारात्मक लक्षण दिखाए हैं। तो गिलियड साइंसेज सीईओ के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में कहा कि यह वास्तव में एक आशाजनक स्थिति है। हम अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए इसे पहले कदम के साथ जो है इसको बढ़ाएंगे, और इस समय कंपनी ने घोषणा की है कि वह शुरुआत में मुफ्त में 1.5 मिलियन खुराक फ्री में देगी, और यह 10 दिवसीय उपचार अवधि के आधार पर अभी 1,40,000 लोगों के लिए दवा उपलब्ध होगी। तो रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन के तौर पर पहले से ही कुछ रोगियों के लिए उपलब्ध परीक्षणों में नामांकित थे। इसका उपयोग वयस्कों और बच्चों दोनों में किया जाता है, जिन्हें कोविड-19 के गंभीर रूप के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो उन्हीं पर यह प्रयोग किया जा रहा है। तो खाद्य और औषधि प्रशासन ने कहा है कि गंभीर रूप से बीमार या वेंटिलेटर पर पहुंचे मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, जिसे क्या कहेंगे, NIAID, याद रखिएगा, ये भी संस्था ने वेंटिलेटर पर बुधवार को 1000 से अधिक लोगों को शामिल करते हुए परीक्षण के परिणामों की घोषणा की, और इस दवा से कोरोना के मरीज 31% तेजी से ठीक हो रहे हैं। हालांकि इसे चमत्कारिक इलाज नहीं माना गया है। अमेरिकी विशेषज्ञ के अनुसार रेमडेसिविर के परीक्षण ने उपचार का मार्ग प्रशस्त किया है। तो यह वायरस पर कैसे काम करती है दवा? तो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के प्रमुख ने बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि यह दवा कोविड-19 को रोकने में कारगर सिद्ध होगी। उनके अनुसार यह दवा कोरोना वायरस पॉलीमेरस को रोक सकती है, जैसा कि यह मर्स के खिलाफ काम करती थी। उन्होंने बताया कि पॉलीमेरस वायरस के इंजन की तरह होता है, जिसकी मदद से यह वायरस अपने जीनोम की नकल तैयार करता है। यदि आप पॉलीमेरस को लक्ष्य करते हैं और रोक देते हैं, तो इस वायरस का फैलना रुक जाता है, जो कि इस रोग का एक संभावित इलाज हो सकता है। तो इस तरह से ये इबोला में भी इसका प्रयोग किया गया था। डॉक्टर सिर्फ रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और कुछ अन्य एंटीवायरल दवाओं और उनके उपायों की मदद से संक्रमित लोगों को इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यदि इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल सफल होते हैं, तो इसमें कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में बहुत मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि दुनिया भर में जिस तरह से इस बीमारी के इलाज को लेकर शोध हो रहे हैं और शोधकर्ता आपस में मिलकर इस वायरस से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, इसके चलते जल्द ही इस वायरस से एक या एक से अधिक प्रभावी उपचार की खोज हो जाएगी। तो याद रखेंगे, रेमडेसिविर जो ये है एक प्रायोगिक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है, जिसे पहली बार वायरल रक्तस्रावी बुखार यानी इबोला, ट्रीटमेंट ऑफ इबोला के लिए विकसित किया गया था। इसे अमेरिकी फार्मास्यूटिकल गिलियड साइंसेज द्वारा बनाया गया है। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज, जिसे
USAID कहते हैं, ने घोषणा की है कि यह कोविड-19 के खिलाफ जांच के लिए रेमडेसिविर का ट्रायल कर रहा है, जो कि कोविड-19 का रोगजनक है, क्योंकि इसी दवा ने सॉर्स और मर्स जैसे वायरल के खिलाफ एनिमल टेस्टिंग में बेहतर नतीजे, याद रखेंगे, तो बेहतर नतीजे लाई थी। तो यह जो है कितनी असरकारी होगी रेमडेसिविर, तो इस तरह से NIAID ने 1000 से अधिक लोगों को शामिल करते हुए अपने परीक्षण के परिणामों की घोषणा की है। इसमें पाया गया है कि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस वाले अस्पताल में भर्ती हुए कोविड-19 के मरीजों को जो है तुलना जैसे पुराने जो दूसरे की तुलना में इसमें ज्यादा तेजी से 31% अभी मैंने आपको बताया ना, तेजी से हो रहा है असरदार। तो यह जो है महत्वपूर्ण है। और यह काम कैसे करती है, तो रेमडेसिविर जो है दवाओं के उस वर्ग से संबंधित है जो सीधे वायरस पर हमला करते हैं। इन्हें न्यूक्लियोटाइड एनालॉग भी कहा जाता है, जो एडेनोसिन की नकल करता है, जो RNA और DNA के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक है। तो यह जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो वायरस इस बात से बहुत सावधान नहीं है कि इसमें क्या शामिल है। वायरस आमतौर पर तेजी से जाने की कोशिश करता है। रेमडेसिविर चुपके से एडेनोसिन के बजाय वायरस के जीनोम में खुद को शामिल करता है, जो कि रेक्टिफिकेशन प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। तो इस तरह से यह जो है महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, ये देखते हैं। रेमडेसिविर एक प्रयोगात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है जिसे पहली बार इबोला के लिए विकसित किया गया था। एकदम सही है। अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिजीज सॉर्स कोविड के खिलाफ जांच के लिए रेमडेसिविर का ट्रायल कर रहा है, जो कि कोविड-19 का रोगजनक है। ये भी सही है, अतः आंसर सी होगा। अब आते हैं पेज नंबर 12 पे है आज FAQ में। इसके देखिए, इसके जो पॉइंट्स हैं सिर्फ ये न्यूज़पेपर के ही पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो ये आपके बहुत काम का है। तो क्या एंटीबॉडी परीक्षण कोविड-19 से निपटने में मदद कर सकते हैं, यहां पर प्रश्न है। तो राज्यों ने कई मामलों में परीक्षणों के गलत होने की शिकायतें क्यों की हैं? क्या भारत को RT-PCR और एंटीबॉडी परीक्षण दोनों का उपयोग करना चाहिए? तो कोविड-19 की लड़ाई में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राज्यों को निगरानी के लिए एंटीबॉडी परीक्षण का उपयोग करने की सलाह दी थी और दोहराया था कि वास्तविक समय RT-PCR यानी रियल टाइम रिवर्स पर कार्य कर रहा है। क्लिनिकल जो है PCR पॉलीमरेज श्रृंखला प्रतिक्रिया जिसको कहते हैं परीक्षण, तो तेजी से जो है परीक्षण किट जो राज्य सरकारें नोवेल कोरोना वायरस के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए उपयोग कर रही थी, अविश्वसनीय परिणाम जो है दे रही हैं। तो उदाहरण के लिए राजस्थान में रैपिड टेस्टिंग किट एंटीबॉडी का पता लगाने में विफल रही, जब प्रयोगशालाओं ने मरीजों को कोविड-19 पॉजिटिव पुष्टि होने की पुष्टि की थी। तो यह जो है तेजी से जो हो रहे हैं एंटीबॉडी परीक्षण, यानी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैपिड एंटीबॉडी एंड RT-PCR टेस्ट, इसमें अंतर क्या है? तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के 2 तरीके हैं। एंटीबॉडी परीक्षण, जिसे सीरोलॉजिकल परीक्षण भी कहा जाता है, आमतौर पर शरीर में वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए समय परीक्षण दृष्टिकोण है। तो वे संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी की उपस्थिति और मात्रा का पता लगाकर ऐसा करते हैं। और यह एक अप्रत्यक्ष परीक्षण है क्योंकि यह वायरस नहीं ढूंढ सकता, लेकिन यह निर्धारित कर सकता है कि क्या प्रतिरक्षा प्रणाली ने इसका सामना किया है। और एक संक्रमण स्थापित होने के बाद एंटीबॉडी 9 से लेकर 28 दिन तक के बीच दिखा सकता है। तो उस समय तक एक संक्रमित व्यक्ति यदि अलग नहीं किया जाता तो बीमारी फैल सकती है। तो कभी कभी बारीकी से संबंधित रोगजनक के जवाब में एंटीबॉडी का उत्पादन किया जा सकता है और कभी कभी वे संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सही प्रकार नहीं हो सकते हैं। तो ये ऐसे कारक हैं जो एंटीबॉडी परीक्षण को गलत बना सकते हैं। अब बात करते हैं RT-PCR परीक्षण में। तो एक मरीज को इस बीमारी के होने के संदेह से नाक या गले में सूजन हो जाती है, तो परीक्षण में RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस की आनुवांशिकी सामग्री को निकालना
और यह जांचना शामिल है कि क्या यह उसी आनुवंशिक अनुक्रम यानी कोविड-19 वायरस के रूप में साझा करता है या नहीं। यदि यह मैच करता है तो नमूना पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह के परीक्षण नकारात्मक होने का एकमात्र तरीका है यदि वास्तविक नमूने में वायरस नहीं है या श्वास ठीक से प्रवाहित नहीं किया गया था। बहुत कम वायरस को कह सकते हैं दिखाया गया था। तो जैसा कि जीनोम की अनुक्रमण अब व्यापक और कई देशों चीन और बाद में दूसरे देशों के विशेषज्ञों द्वारा अच्छी तरह से समझी जाने वाली तकनीक जल्दी से कोविड-19 कोरोना वायरस की संरचना निर्धारित करने में सक्षम थी और यह जानती थी कि संबंधित वायरस से क्या अंतर है। यही कारण है कि वायरस का पता लगाने के लिए सटीक परीक्षण करना संभव था। लगभग एक महामारी के बीच में अपेक्षाकृत तेजी से और वायरस का पता लगाने में RT-PCR परीक्षणों को कह सकते हैं सोने के मानक के रूप में पालन किया जाने लगा कि पर्याप्त अनुसंधान घंटे में जो है एंटीबॉडी और बरामद जो रोगियों के प्रोफाइल का अध्ययन करने में खर्च नहीं किए हैं। तो कोविड-19 के लिए हमारे पास एंटीबॉडी परीक्षण अपूर्ण है। तो यह जो है व्हाई इज देयर ए क्लैमर ऑफ एंटीबॉडी किट्स, तो क्यों इतना शोरगुल है, क्यों कोलाहल है एंटीबॉडी किट के लिए। तो एंटीबॉडी परीक्षण तेजी से और अपेक्षाकृत सस्ते हैं। वर्तमान RT-PCR तकनीक के लिए RNA निकालने की मशीन एक विशेष प्रयोगशाला और प्रशिक्षित तकनीशियनों की आवश्यकता होती है और प्रक्रिया को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाने के लिए कम से कम 30 नमूनों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इतना ज्यादा इसके लिए हो हल्ला हो रहा है। अब प्रश्न है कि एंटीबॉडी परीक्षण से क्या पता चलता है। तो यह देखते हैं कि ये वायरस की उपस्थिति का सीधा पता लगाने के लिए उपयोगी नहीं है। एंटीबॉडी परीक्षणों का उपयोग किसी समुदाय या ऐसे लोगों के एक बड़े समूह में संक्रमण की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जा सकता है जिनके पास वायरस का संपर्क हो सकता है। प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट, रैपिड टेस्ट किट जैसे रंग विशेष रूप से अणुओं का पता लगाने में बदलते हैं, जैसे किट पे डालते हैं और तुरंत जो है पता चलता है। तो दो प्रकार के एंटीबॉडी एक संक्रमण के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन M उसको कहते हैं, याद रखिए IgM, याद रखेंगे IgM, और दूसरा जो है इम्यूनोग्लोबुलिन G, याद रखेंगे, दो हैं। तो एक संक्रमण के जवाब में IgM पहली बार संक्रमण के एक सप्ताह के भीतर उत्पन्न होता है, दो हफ्ते बाद IgM का स्तर कम हो जाता है, इसे IgG द्वारा बदल दिया जाता है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन G द्वारा बदल दिया जाता है। फिर उत्तरार्ध में एक लंबे समय तक चलने वाला एंटीबॉडी है। इसमें शामिल संक्रामक एजेंट के आधार पर प्रतिरक्षा के विभिन्न अवधि की पेशकश करते हैं। तो चिकन पॉक्स वायरस के एंटीबॉडी दशकों तक रहते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस और यहां तक कि अन्य कोरोना वायरस जो कि आम सर्दी का कारण होता है 1 या 2 साल से अधिक नहीं रहता। यही कारण है कि लोगों को नियमित अंतराल पर फ्लू शॉट्स की आवश्यकता होती है और सामान्य सर्दी के लिए टीका लगाने के लिए व्यवहारिक रूप से व्यर्थ होने के कारणों में से एक है। तो यह जो है अगला है, व्हाट हैपेंड टू इंडियाज रैपिड टेस्टिंग प्लान, यानी क्या हुआ जो है भारत की तीव्र परीक्षण योजना का। तो दो चीनी कंपनियां थी, वांगडो और लिवोजेन को ICMR को 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी किट बेचने का लाइसेंस मिला। इनमें से कई राज्यों को दिए जाने थे और कुछ ICMR के स्वयं के उपयोग के लिए थे। तो कुछ राज्यों में पहले से बैच को तैनात किया गया था और जल्द ही गलत नतीजों की शिकायतें आने लगी। तो ICMR ने तब राज्यों को 2 दिनों के लिए इन किटों का उपयोग बंद करने को कहा था। 2 दिनों के बाद ICMR ने राज्यों को किट का उपयोग पूरी तरह से बंद करने की सलाह दे दी। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन कंपनियों को दिए गए लाइसेंस भी रद्द कर दिए जो चीन से ये किट आयात कर रही थी। अब तक ICMR ने स्पष्ट नहीं किया कि किट में क्या गलत था। चीनी कंपनियों ने भी यह दावा किया है कि किट ICMR के विशेषज्ञ निकाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा मान्य थे। हालांकि NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी उन किटों को साफ करता है, उन्हें परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया। यह संभव है कि भले ही किसी कंपनी की किट क्लियर हो जाए, लेकिन यह उस फील्ड में सप्लाई किट खत्म कर देती है जो मार्क तक नहीं होती। यही कारण है कि यह जो तेजी से जो प्लान था वह रुक गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण है।
पेज नंबर 12 पे ये व्हेन विल ए कोविड-19 वैक्सीन बी रेडी, यानी कोविड-19 वैक्सीन कब तैयार होगी। ऑक्सफोर्ड में क्लिनिकल ट्रायल के साथ प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, परिणाम कब अपेक्षित है। तो 23 अप्रैल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने वैक्सीन के प्रथम चरण में जो है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत की, जिसमें CH याद रखेंगे CHADOX1NCOV19 याद रखेंगे। तो नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के खिलाफ तो टीके के एक खुराक को 1112 स्वास्थ्य सेवकों को सुरक्षा, प्रतिरक्षा, प्रतिक्रिया और टीके की प्रभावकारिता का उत्पादन करने की क्षमता का अध्ययन करने के लिए प्रशासित किया जाएगा। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जो टीके के एक सकारात्मक परिणाम के लिए आशावादी है, उसने वर्ष के अंत से पहले ही वैक्सीन के लाखों खुराक प्राप्त करने की योजना बनाई है, भले ही परीक्षण के अंतिम चरण यानी थर्ड जो है स्टेप में परिणामों की प्रतीक्षा हो। तो वैक्सीन जो उम्मीदवार को विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया था, जो 23 अप्रैल को विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के साथ संयुक्त रूप से मनुष्यों में परीक्षण शुरू किया था। तो व्हेन विल ए कोविड-19 वैक्सीन बी रेडी, यानी अब यहाँ पर बात आती है, मैंने आपको बताया कि कब तैयार होगा। तो यह तीसरे चरण, प्रथम चरण के बाद दूसरा, तीसरा, तब जाकर तैयार होगा। तो वैक्सीन टीके का निर्माण कैसे किया गया था, यानी हाउ वाज द वैक्सीन बीइंग जो है टेस्टेड कंस्ट्रक्टेड। तो यानी वैक्सीन CHADOX1NCOV19 सामान्य कोल्ड वायरस यानी एडेनो वायरस का उपयोग करता है, जो चिंपांजीज में संक्रमण का कारण बनता है। तो एडेनो वायरस को आनुवांशिक रूप से बदल दिया गया ताकि एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद यह न बढ़े। निर्माण नोवेल कोरोना वायरस की आनुवांशिक सामग्री को वहन करता है, जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है, और इस स्पाइक प्रोटीन वायरस की सतह पर पाया जाता है और कोशिका सतहों पर पाए जाने वाले विशिष्ट मानव रिसेप्टर्स को बांधने और कोशिकाओं में प्रवेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विश्वविद्यालय 320 से अधिक लोगों को एडेनो वायरस निर्माण से बने टीकों का उपयोग किया है और इसे सुरक्षित और अच्छी तरह से सहन किया है। तो यह क्षणिक दुष्प्रभाव जैसे बुखार, सिर दर्द या गले में दर्द का कारण बनता है, लेकिन अन्यथा सुरक्षित है। तो क्या जानवरों पर इसका परीक्षण किया गया है? तो एडेनो वायरस निर्माण का उपयोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 2002 में गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम जिसे सॉर्स कहते हैं और MERS मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम दोनों के लिए सुरक्षा परीक्षण के लिए किया है। तो एक बार जब अमेरिका में किए गए परीक्षण में MERS वैक्सीन की सुरक्षा सिद्ध हो गई, तो सऊदी अरब में पिछले साल दिसंबर में एक परीक्षण शुरू हुआ जहां MERS का प्रकोप अक्सर होता है। तो इस तरह से व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, यानी क्लिनिकल ट्रायल मतलब नैदानिक परीक्षण की प्रक्रिया क्या है। तो ऑक्सफोर्ड, साउथहैम्पटन, लंदन और ब्रिस्टल के 1112 स्वास्थ्य सेवकों को फर्स्ट स्टेप के लिए टेस्ट के लिए भर्ती किया गया। ट्रायल के लिए इसमें 18 से 55 वर्ष की उम्रों के बीच पुरुष और महिला दोनों लोगों को इसमें भर्ती किया जा रहा। तो उम्मीदवारों के टीके की खुराक को स्वयं सेवकों जो हैं जो इसमें मदद करें उनको दिया जाएगा। तुलना के लिए प्रतिभागियों को या तो उम्मीदवार टीका यानी CHADOX1NCOV19 या इसे जो है MENACWI वैक्सीन तैयार करने के लिए यादृच्छिक रूप से सौंपा जाएगा। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी MENACWI वैक्सीन का उपयोग कर रही है, जो कि मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के 4 उपभेदों से बचाता है। बल्कि ये है क्या है, मतलब सॉल्ट कंट्रोल है। प्रतिभागियों को यह पता नहीं चलेगा कि उन्हें एक टीका प्राप्त हुआ है या नहीं। विश्वविद्यालय के शोधकर्ता खुराक और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए 10 लोगों के एक छोटे समूह पर 4 सप्ताह के भीतर दिए गए टीके की 2 खुराक का भी परीक्षण करेंगे। तो इस तरह से जो है यह किया जा रहा है। और इसमें व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर द ट्रायल, इसका जो है समय रेखा क्या है, समय सीमा क्या है इस परीक्षण की। तो चरण 1 का ट्रायल मई के अंत में पूरा हो जाएगा। अगर समुदाय में प्रसारण अधिक रहता है
तो स्टेप 2 का जो परीक्षण अगस्त से सितंबर में पूरा हो जाएगा। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के अनुसार लिमिटेड चरण सेकेंड एंड थर्ड परीक्षण संयुक्त हो सकते हैं यदि चरण 1 परीक्षण के परिणाम उत्साहजनक रहे तो इस तरह से 3 चरण के बाद ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगा। When will पुणे सीरम इंस्टीट्यूट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द वैक्सीन, यानी पुणे का सीरम संस्थान टीके का निर्माण कब शुरू करेगा? तो कंपनी जो है स्टेप 3 यानी चरण 3 के परीक्षण या संयुक्त चरण 2 और 3 परीक्षण शुरू होने के क्षण में वैक्सीन का निर्माण शुरू कर देगा। यदि परीक्षण के अंतिम 2 चरणों को जोड़ दिया जाता है तो यह जून के अंत तक वैक्सीन का निर्माण शुरू कर देगा और वर्ष के अंत तक लाखों खुराक के साथ तैयार हो जाएगा। कंपनी को वर्ष के अंत तक 60 से 70 मिलियन वैक्सीन खुराक के निर्माण का भरोसा है। क्योंकि हम परीक्षण के अंतिम चरण में शुरू होने पर निर्माण शुरू कर देंगे, हमारे पास परीक्षण समाप्त होने तक लाखों वैक्सीन की खुराक तैयार होगी। हाउ मच विल इट कॉस्ट, यानी इसका मूल्य क्या होगा? तो 30 अप्रैल को एक ट्वीट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि यह जल्द से जल्द वैक्सीन का निर्माण और वितरण करने के एस्ट्रोजेनेका के साथ साझेदारी कर रहा है। यह कहा गया है कि वैक्सीन को कोरोना वायरस महामारी की अवधि के लिए लाभ के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो अभी जो है इस पर आगे चर्चा होगी। तो इस तरह से आज जो संडे का दिन था पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित खबरें थी। इसमें जो महत्वपूर्ण, देखिए आज का द हिंदू न्यूज़पेपर को आप लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करिए, इसकी हर लाइन में आपको महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी। तो इस तरह से जो है और कुछ जो हम लोग डिस्कस किए इसको सुन लीजिएगा, इसको भी। तो यह आपके आगामी, चूंकि अक्सर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न आ जाते हैं वह इसी द हिंदू न्यूज़पेपर से ही आपके एग्जाम पेपर में मिलते हैं, तो इसको आपको नजरअंदाज, इस पेपर को आप कर ही नहीं सकते। तो एक एक करके इसकी जो है संडे का न्यूज़पेपर जरूर देखा करें आप लोग द हिंदू का। और साथ में आज हमने लगभग सारी जो विज्ञान प्रगति से संबंधित, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित खबरें थी सारी कवर की है। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।